हम राजतंत्र की बात करें, कहीं कहीं जगह पर आपको सेना का शासन भी देखने को मिलेगा। फिर हमें परिभाषा की जरूरत क्यों होती है, हम क्यों परिभाषा को देखते हैं, हम क्यों परिभाषा को पढ़ते हैं, है ना। उदाहरण लेके हम किसका उदाहरण ले रहे हैं सर? सबसे पहले हम जो है पाकिस्तान का उदाहरण ले रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो ये अभी की बात नहीं है बेटा, ये करीबन जो है ये आप देखोगे 1990 के दशक, जो निर्वाचित नेता है जिसको जनता ने चुना है वही सही मायने में जो है रूल करेगा। चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसमें सरकारी दफ्तर के लोग उनके ऑफिस में जाएं, मीटिंग करें, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। तो कुछ तो घपलेबाजी चल रही होगी। तो आप देखोगे कि नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई जैसा कि आपको पता है भाई, जो यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चे हैं या फिर किसी दूसरे भी बोर्ड के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चैप्टर है कॉमन चैप्टर है, कोई भी पढ़ सकता है भाई। तो इस चैप्टर का नाम की अगर हम बात करें, लोकतंत्र क्या और क्यों, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, आपका जो नागरिक शास्त्र है उसका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है। और आज हम इसका वन शॉट करने वाले हैं। मतलब सर एक ही क्लास में हम एक एक चीज, एक एक डिटेल पढ़ेंगे, वो भी कम से कम वक्त पे। होता क्या है कि लेक्चर जब ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे भी कहते हैं सर बहुत लंबा लेक्चर करा दियो, इतना लंबा लेक्चर मत कराया करो। तो भैया आज हम क्या करेंगे, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वन शॉट रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बाकी दूसरे बोर्ड के भी जो बच्चे हैं जिनमें चैप्टर जो है कॉमन है, वो इस चैप्टर को देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना। तो भैया फिर से हमारा जो दृष्टि बैच है वो शुरू हो गया है फाइनली। और धीरे धीरे करके आपको एक एक चैप्टर के जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी XYZ, उन सब के आपको एक एक चैप्टर का वन शॉट मिलने वाला है। क्लियर हुआ ना। तो चलो भाई ज्यादा बिना बातें किए हुए एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा इस क्लास को एंड तक देखता है, उसको एक एक चीजें जो है समझ में आएंगी। ठीक है ना। वैसे कई दिनों बाद जो मुलाकात हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चैप्टर क्या है भाई। अब सबसे पहले क्लास 9वीं की मैं बात करूं, क्लास 9th का जो आपका पहला ही चैप्टर है नागरिक शास्त्र का, इस चैप्टर का नाम क्या है भाई। तो इस चैप्टर में ना कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे चैप्टर का जो नाम है, जैसे आप पढ़ोगे तो नाम पढ़ते ही लग रहा है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यहां पे सवाल पूछे गए हैं, क्या और क्यों। जब सवाल पूछे जाते हैं, और जब भी याद रखना हमेशा, जब भी तुम्हारे सवालों में क्यों लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उस चीज का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। ऐसी चीज क्यों हो रही है, लोकतंत्र ही क्यों। अब आपको पता होगा कि आपको दुनिया भर में तरह तरह की सरकारें देखने को मिलती हैं, है ना। और आपने ये लोकतंत्र शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा होगा, आपने पहले भी जो है लोकतंत्र शब्द का, या फिर इंग्लिश में हम बोले, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी में हम बोले तो डेमोक्रेसी का मतलब आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और आपने ये भी सुना होगा हर देश में क्या होता है, हर देश में सरकारें चलती हैं तो किसी ना किसी सिस्टम पे चल रही होती है, किसी ना किसी प्रणाली पे चल रही होती है। कहीं आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है। वैसे आज के वक्त की हम बात करें तो आज दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी अपने आप को क्या बोलते हैं, वो भी अपने आप को लोकतंत्र बोलते हैं। और अगर आप पूरे दुनिया का डेटा उठा के देखोगे, जो आंकड़े देखोगे, उसमें आपको पता लगता है कि मैक्सिमम जो देश है वहां पर किस टाइप की सरकार चल रही है भाई। तो वहां पर आप देखोगे एक लोकतांत्रिक सरकार ही चल रही है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रणाली होती हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं सरकार को चलाने के। जैसे आप देखोगे कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे हम बात करें डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की हम बात करें, हम राजतंत्र की बात करें, कहीं कहीं जगह पर आपको सेना का शासन भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरह से जो है आप देखोगे कई देशों में सरकार चलाई जाती है। क्लियर हुआ ना। लेकिन हम सिर्फ लोकतंत्र के बारे में ही क्यों बात करेंगे, ये तो इस चैप्टर में आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र है क्या। क्या असल मायने में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है भाई कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जहां पर जो आम लोग जो होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। ये डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी चीजें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो भरपूर परिभाषा है, क्या वो परिभाषा में कुछ बदलाव होना चाहिए, या फिर लोकतंत्र जो है वो उससे कई गुना ज्यादा है। वैसे अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं वो तो यही है कि भैया कोई भी एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जहां पर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने नेता को चुनते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह आती है, ऐसे कई सारी सरकारें हैं जहां पर चुनाव भी होते हैं, आम लोग अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब कहने का यह है कि लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है वो एक सिर्फ सीमित, एक जनरल डेफिनेशन जो है, एक परिभाषा जो है उस तक सीमित नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है हमारे लोकतंत्र की परिभाषा। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं। तो वही जो चीज हम उसी को हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लोकतंत्र असल मायने में है क्या, लोकतंत्र असल मायने में है क्या। देखो मैं इंट्रोडक्शन पे, परिचय पे बहुत ज्यादा समय देता हूं क्योंकि आपको चैप्टर आगे समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत कुछ बोल के जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लोकतंत्र है क्या इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर लोकतंत्र ही क्यों, मैक्सिमम जो देश है, आज हम बात करें जितने भी देश हैं, मैक्सिमम की हम बात करें, ज्यादातर जो देश हैं वो
अपने यहां पर लोकतांत्रिक सरकार ही क्यों चलाते हैं सर? ऐसा क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में कई सारी खामियां हैं भाई, कई सारी कमियां हैं। हम इंसान जो होते हैं परफेक्ट नहीं होते भाई, कई सारी कमियां होती हैं हम इंसानों में। लोकतंत्र में भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र को एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। सबसे बेहतरीन सरकार चलाने की प्रणाली में माना जाता है लोकतंत्र को भाई। क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों है सर? ऐसा मतलब क्यों हुआ सर? ये बताओ पहले, लोकतंत्र ही क्यों? जबकि अगर आप देखोगे कि दूसरे देशों में जहां पर लोकतांत्रिक देश नहीं है, जो वहां पर जो विकास है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से हुआ है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र ही क्यों? तो ये सारी जो चीजें हैं हम वो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो हम लोकतंत्र क्या है उससे शुरू करेंगे और लोकतंत्र ही क्यों है उस पर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं चैप्टर की जो आउटलाइन है, सार जो है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपका जो किताब है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब याद रखना बेटा, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा नहीं जानने वाले, हम लोकतंत्र को अलग अलग उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। आप जैसे अपनी किताब पढ़ोगे ना, तो आपकी किताब की हम बात करें, एनसीईआरटी के ही स्क्रीनशॉट्स हैं, और मुझे लगता है कि किताब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आप जब अपनी किताब के स्क्रीनशॉट उठा के देखोगे तो उसमें कई तरह के उदाहरण दे रखे हैं, कई तरह के, हम उस पर बात करेंगे। जो हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं उनको हमने अलग अलग उदाहरणों से समझने की कोशिश की है। और हमने ये अलग अलग उदाहरण क्यों लिए हैं? क्योंकि जो एक परिभाषा है लोकतंत्र की, वो पर्याप्त परिभाषा नहीं है, वो भरपूर एक परिभाषा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है वो। हम जो भी लोकतंत्र की परिभाषा आज तक पढ़ते आ रहे थे वो शायद एक पर्याप्त परिभाषाओं में से एक नहीं है, उसमें और भी कई सारी चीजें जुड़ती हैं। तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप जैसे ही अपनी किताब खोलोगे, चैप्टर खोलोगे, पूरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, तो उसमें सबसे पहले आपको एक बातचीत, एक वार्तालाप देखने को मिलता है। सर किस चीज की बातचीत है सर? ये किस चीज का जो है वार्तालाप है? थोड़ा सा बता दो सर, किस चीज की बातचीत हो रही है सर ये, है ना? अब देखो इस चैप्टर को ना, अब मैं जैसे नागरिक शास्त्र की बात करूं, बहुत ही प्यारी चीज है बेटा। मतलब ये जो तुम पढ़ रहे हो ना कहीं देश में हो रहा है ना? हमारे पूरे देश का जो राजनीतिक प्रणाली जो है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो वो सिर्फ लोकतंत्र पे ही चल रहा है, वो हमारे संविधान पे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने संविधान के बारे में, आप लोकतंत्र के बारे में, आपकी लोकतंत्र की जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके बारे में जो आप पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, ये हैं और वही आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे को नागरिक शास्त्र जो है ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगता है। ये पॉलिटी बोलते हैं इसको, सिविक्स भी बोलते हैं, जिसमें आपको पता चलता है अपने समाज के बारे में, समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में पता लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक सब्जेक्ट, हमारे सामाजिक विज्ञान की यही खूबसूरती है कि भाई हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। आप किसी को भी पढ़ने की कोशिश करोगे, किसी को भी पढ़ लो तुम, चाहे तुम हिस्ट्री पढ़ो, चाहे तुम सिविक्स पढ़ो, चाहे तुम नागरिक शास्त्र की हम बात करें, भूगोल की बात करें, अर्थशास्त्र की हम बात करें, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही खूबसूरती है हमारे सब्जेक्ट की, हमारे सोशल साइंस की, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो सीरियस होके कि सर जी सोशल साइंस तो ना हम बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं, जब बिल्कुल सर पे कोई पढ़ता है सर क्या सोशल साइंस? कौन पढ़ता है सर? 10वीं के बाद तो हम वैसे भी साइंस लेंगे, बायो लेंगे, हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हम काहे पढ़ेंगे? हम तो बस इतना पढ़ रहे हैं कि भैया रट के नंबर आ जाए। रटना नहीं है, बिल्कुल पिटाई कर दूंगा बहुत ज्यादा। अमित भैया के होते हुए ना तो मैं रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत पिटाई करूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो आपका जो चैप्टर है जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा है कि हम हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं खींचेंगे इस चैप्टर को। मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है ना? चलिए, आपकी चैप्टर की शुरुआत ही कहां से होती है? एक वार्तालाप से होती है। यहां पर आप देखोगे, अच्छा ये जो नाम दे रखे हैं ना, मे भी हो सकता है ये नाम तुमको कुछ अटपटे लगे। जैसे मैरी की हम बात करें, है ना, हम लिंगदो की बात करें, है ना, हम बात करें, हम लोनाल्ड की हम बात करें, ये जो दूसरे भाई साहब हैं ये, हाँ हम बात करें योलांडा की, है ना, तो ये नाम तुम्हें शायद अटपटे लगेंगे। हम बात करें रिबियांग की, तो मे भी हो सकता है नाम तुम्हें समझ में ना आए, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इनसे संबंधित ये यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि हम किसी भी परिभाषा को क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं किसी भी परिभाषा को, है ना? तो यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं ना बेटा, तो एक काम करना, तुम्हारे जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, कुछ भी नाम हो, चिंटू, मिंटू, पिंकू, है ना, पिंकी, सीता, राम, जो भी है तुम्हारे नाम, जो भी नाम है तुम लोगों के, उन नामों पर ये इनकी जगह आप ले सकते हो, ठीक है ना? इनकी जगह आप अपने नामों को, अपने कुछ जो नाम है वो ले सकते हो, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ ना? आपकी एनसीईआरटी जो है, आपकी किताब जो है, उसमें यही नाम ले रखे हैं। अच्छा, यहां पे एक मैरी नाम की बच्ची है, मैरी नाम की बच्ची है, और ये अपने टीचर से सवाल पूछ रही है, टीचर से सवाल पूछ रही है। क्लियर हुआ? इनकी टीचर जो है उनका नाम है लिंगदो मैडम, है ना? इनसे सवाल क्या पूछ रही है कि यहां पर मैडम ने ना एक चैप्टर पढ़ाया है, जैसा हम अपने आपके जो अमित भैया जो है ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही इनकी जो मैडम है जिनका नाम लिंगदो है, वो भी क्या कर रही है, वो भी आप देखोगे वो भी चैप्टर पढ़ा रही है।
कौन सा चैप्टर है? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अब जब इस चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है तो उसी डिस्कशन में आप देखोगे ना, यहां पर जो मैरी नाम की बच्ची है, मैरी नाम की स्टूडेंट है, वो इनसे सवाल पूछती है, मैडम एक बात बताओ, ये आपने किस तरीके से पढ़ाया है? आपने लोकतंत्र क्या, चैप्टर का नाम ही लोकतंत्र क्या शुरू हो रहा है, लेकिन आपने पहले लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताया, लोकतंत्र की जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बताया, खराब चीजें उसके बारे में बताया, उसके बाद आप परिभाषा बता रही हो। तो ये तरीका गलत तरीका नहीं है, मतलब ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। अरे भैया एक काम करो ना, अगर लोकतंत्र को समझना है तो लोकतंत्र की परिभाषा देख लो, लेकिन आपने परिभाषा को छोड़ के सब कुछ बता दिया। आपने सबसे पहले आप देखोगे कि आपने पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, आपने फिर लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया, लेकिन यहां पर यही एक चीज जो है मैरी पूछ रही है कि मैम मुझे ये तरीका जो है ना समझ में नहीं आया, ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। आपने लोकतंत्र का मतलब बताने से पहले आपने क्या किया, आपने लोकतंत्र के बारे में जो दूसरी चीजें हैं वो बता दी। ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। आपको ऐसा करना चाहिए था कि अध्याय जब शुरू हुआ तो सबसे पहले इसका मतलब बताना चाहिए था, इसका जो है मतलब बताना चाहिए था कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भैया लोकतंत्र का जो मतलब है, हम लोकतंत्र की मतलब की जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो आप बिल्कुल एंड में बता रहे हो, है ना। वो बात की चर्चा करो, आप लोकतंत्र के बारे में कुछ और चीजें बता रहे हो लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बता रहे। क्यों नहीं किया ऐसा? अब यहां पे जो आपकी लिंगदो मैडम जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो बात है बिल्कुल वाजिब है, मतलब तुम्हारा सवाल जो है बिल्कुल वैलिड, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, वेरी गुड, है ना। लेकिन यहां पर मैडम ने बोला कि क्या हम सामान्य जीवन में भी यही करते हैं? मतलब इनका इन्होंने बहुत अच्छा एक काउंटर क्वेश्चन किया, क्या हम सामान्य जीवन में भी क्या करते, यही करते हैं क्या? मतलब ये कि मान के चलो कि किसी भी चीज का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चीज हो XYZ, क्या उस चीज का इस्तेमाल करने से पहले तुम उस चीज की डेफिनेशन देखते हो, उस चीज की परिभाषा देखते हो? लेट्स से कि तुम अपने पेन से लिखते हो, पेन से, पेंसिल से, जो भी लिखते हो, क्या तुमने जब पेन से लिखना शुरू किया होगा तो तुमने गूगल किया होगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पेन, पेन की परिभाषा क्या है? पेन की परिभाषा जानने के बाद हम पेन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हुआ होगा? तुम जब किसी से प्यार करते हो, आप माँ बाप से प्यार करते हो, अपने दोस्तों से प्यार करते हो, हर किसी से हम प्यार करते हैं ना, अलग अलग लोग हैं हमारे जीवन में, हर एक टाइप का प्यार होता है। तो प्यार करने से पहले जब तुम किसी से दिल लगा लेते हो, प्यार करते हो किसी से, तो ये बताइए कि प्यार की डेफिनेशन देखते हो? ये तो नेचुरल है ना, ये तो प्राकृतिक है, हो जाता है भाई, बिल्कुल सही बात है ना, हो जाता नहीं हो जाता। तो वही चीज है यहां पर जो हमारे लिंगदो मैडम जो है बिल्कुल सही बात पूछ रही है कि सामान्य जीवन में भी हम यही करते हैं। तुम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो, जैसे हम कलम का इस्तेमाल करते हैं, हम बरसात का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रेम करते हैं, ये शब्द का उपयोग हम सामान्य जीवन में करते रहते हैं। क्या यहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आप इनकी परिभाषा देखते हो या नहीं देखते? जरा सोच के देखो, नहीं देखते ना, तो आप देखो यहां पे स्पष्ट हो जाता है कि भाई किन किन शब्दों के लिए हम परिभाषा का इस्तेमाल कब करते हैं, हम परिभाषा का इस्तेमाल कब करते हैं। तो जब किसी भी शब्द को आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, जब किसी भी शब्द को आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, तब आप उस चीज की परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बारिश होती है, बारिश, अब आपको बारिश जो हो, यहां पे आपको यहां पे उदाहरण दिया गया है ना, तो फिर यहां पे ना मैरी फिर से क्वेश्चन पूछती है कि मैम ठीक है कि हर चीज की हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हमें परिभाषा की जरूरत क्यों होती है? हम क्यों परिभाषा को देखते हैं, हम क्यों परिभाषा को पढ़ते हैं, है ना। ऐसे तो आपने बोला कि ठीक है कि हर चीज की परिभाषा की जरूरत थोड़ा है, हमें परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी भी शब्द को उपयोग करने में दिक्कत होती है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि जैसे बारिश की हम बात करें, अब बारिश की अगर हम बात करते हैं तो बारिश की परिभाषा जो है उसकी जरूरत हमें तभी होती है जब हमें पता नहीं है कि बारिश के साथ साथ और भी चीजें होती है ना, स्नोफॉल भी होती है, बादल भी फटता है। तो हमें जब डिफरेंस करना है कि भाई बारिश का मतलब क्या होता है, अब ऐसा थोड़ा ना कि भाई अगर स्नोफॉल हो रही है, बर्फ गिर रही है, बादल फट रहा है, तो उसका मतलब भी बारिश हो गया। अब यहां पर हमें बारिश की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का यह है कि जब हमें किसी भी शब्द में कंफ्यूजन होता है, किसी भी शब्द में दिक्कत होती है, उस टाइम आप देखोगे कि हमें उस शब्द की परिभाषा की जरूरत होती है। क्लियर हुआ ना। ऐसे ही सेम चीज किसमें होगी, ऐसी आप देखोगे ऐसी सेम चीज लोकतंत्र में है। अब लोकतंत्र की हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे देश हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक पूरी प्रणाली चल रही है लोकतंत्र की, लेकिन असल मायने में आप देखोगे कि वो असल में लोकतंत्र नहीं है। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में लोकतांत्रिक देश नहीं होंगे। ठीक है ना। तो पहली चीज हो गई, क्लियर हुआ ना। हाँ सारी चीजें, क्योंकि होता क्या, क्योंकि लोकतंत्र का लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। लोग लोकतंत्र की परिभाषा का इस्तेमाल कर अलग अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं जो एक्चुअल में लोकतंत्र के अंडर में नहीं आती। मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूंगा तुम्हें, मैं चीन का उदाहरण दूंगा तुम्हें, मैक्सिको का उदाहरण दूंगा मैं तुम्हें, अलग अलग मैं देशों का उदाहरण दूंगा जहां पर वोट भी हो रहा था और लोग अपने नेता को भी चुन रहे थे, लेकिन असल मायने में वो लोकतांत्रिक देश नहीं थे। ठीक है ना। तो यहां पर हमारी जो मैडम है वो यही बोल रही है ना, क्योंकि बहुत सारी सरकारें जो है वो खुद को लोकतांत्रिक बताती हैं। ठीक है सर। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
रिबियांग। अब रिबियांग की हम बात करें, ये नाम थोड़ी सा अलग है। मैंने बोला कि अगर आपको दिक्कत हो रही है नाम का इस्तेमाल करने में, तो आप अपने आपस में जो दोस्त हैं उनका नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अब यहां पे भाई जो हमारे रिबियांग भाई जो है इन्होंने बोला कि मैम हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। इनकी हम बात करें तो इतनी बड़ी हस्तियां भाई, है ना, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये, और बहुत बड़े हस्ती थे। इनका जो जीवन जो था बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, और इन्होंने बहुत फेमस डेफिनेशन दी है। आज भी ये जो डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, कोट करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब निकाला, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, है ना। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये पूरी जो डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन ही क्या है, लोकतंत्र के अंदर में आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो अब हम यहां पे जो रिवांश भाई है वो बोल रहा है कि देखो ऐसा नहीं है सर कि हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत है, हम तो भाई एक बहुत बड़ी हस्ती है, इनकी जो डेफिनेशन है इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है सर, है ना। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते हैं कि हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। अब यहां पर जो हमारी लिंगदो मैडम है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी बड़ी हस्ती है जिसने कोई परिभाषा दे दी, उस परिभाषा पे आप अमल करोगे। नो डाउट ये परिभाषा कोई गलत नहीं है भाई, लोगों के लिए सरकार है, लोगों की सरकार है और लोगों के द्वारा सरकार है ना। तो ये सरकार की हम बात करें तो इसमें कोई गलत डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि किसी भी बड़ी हस्ती ने कुछ भी बता दिया है तो तुम उस पर विश्वास कर लोगे। उस डेफिनेशन को आपको परखना होगा, उस डेफिनेशन को समझना होगा, उसके बाद तुम जो है ये विश्वास करोगे कि भाई ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही है या गलत है। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, फिर हम यहां पे जो एक बच्ची है योलांदा की हम बात करें, ये क्या बोलती हैं भाई, इनकी हम बात करें, इन्होंने बोला कि सर हमें तो डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र शब्द है वो डेमोक्रेसी से आया है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है सर, तो डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेशिया, यूनानी शब्द जो है डेमोक्रेशिया से आया है। हमारा डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक यूनानी शब्द, एक ग्रीक शब्द डेमोक्रेशिया से आया है। अब यूनानी शब्द की हम बात करें, डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब क्या होता है, क्रेशिया का मतलब होता है शासन। मतलब एक जो लोग हैं उनके शासन को, लोगों के शासन को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, या फिर अर्थात लोकतंत्र बोलते हैं। अब यहां पर फिर से, यहां पर जो योलांदा जो है इसकी बात जो है लिंगदो मैडम बोलती है बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या किसी भी शब्द पर जाने, किसी भी शाब्दिक अर्थ पर जाने से उस शब्द का मतलब निकल आता है। जैसे मैं बात करूं, आज हम बात करते हैं फोन की, है ना, मोबाइल फोन की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सबके हाथ में जो मोबाइल फोन मिलेगा। अच्छा, मोबाइल फोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि भैया हम जो है इस यंत्र से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हम बात करते हैं ना, अगर आपको किसी से भी बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप फोन से करोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या फोन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सोच के देखो, मतलब, है ना, क्या वो फोन का शाब्दिक अर्थ क्या था कि भैया हम जो है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन आज फोन में तुम क्या नहीं करते, फोन में तुम पबजी खेलते हो, फोन में तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, फोन में तुम सोशल मीडिया अपने फोटो वगैरह पोस्ट करते हो, फोन से आप क्या कुछ नहीं करते, फोन से तुम शॉपिंग कर लेते हो, फोन से तुम क्लास ले रहे हो अपनी, सबसे बड़ी बात, फोन से तुम क्लास भी ले रहे हो अपनी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई जब किसी भी शब्द की उत्पत्ति जो होती है वही उस पर जो है फिट बैठता है। जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशंस। लेकिन आज कंप्यूटर पे कैलकुलेशंस के अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो यहां पर जो हमारी लिंगदो मैडम जो है ये बोल रही है, क्लियर हुआ ना। तो देखो इस सवाल पर विचार करने का यह बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से ही उसकी परिभाषा निकालने का तरीका उपयोगी नहीं होता। मतलब जो शब्द की, जहां उस शब्द की उत्पत्ति हुई है उस शब्द से ही उसकी परिभाषा हम निकाल लें, तो यह शायद सही तरीका नहीं होगा। और यहां पर फिर उन्होंने जो है कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है, क्लियर हुआ ना। हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बोलो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बता दो जल्दी से, है ना, इतनी चीज क्लियर हुई। हाँ, तो आप देखोगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी शब्द जो है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है उसकी डेफिनेशन भी बदलती रहती है, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो यहां पर सिंपल सा यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, तो यहां पर जो मैरी है वो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले हमें मतलब किसी भी परिभाषा जानने के लिए, डेमोक्रेसी को जानने के लिए हमें
एक शॉर्टकट लेना, मतलब शॉर्टकट लेना सही तरीका नहीं होगा। एक क्लियर हुआ ना? हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, इस पर जो है जांच पड़ताल करनी होगी। मतलब यहां पे जो मेरी बेटा है वो काफी समझदार थी, वो बोलती है कि हमें इस अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मतलब प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिभाषा पढ़ने से ही पूरा शब्द का अर्थ निकल जाएगा। हमें इसके बारे में और भी चीजें, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी डेटा चाहिए हमें, उसके बाद ही हमें जो है लोकतंत्र की एक जो सही परिभाषा है वो क्लियर होगी। मतलब कहने का यह है कि इस पूरे एग्जांपल से आपने क्या समझा कि सिर्फ एक परिभाषा मात्र से ही आप पूरे चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते कि भाई तुमने परिभाषा पढ़ ली बस हो गया। परिभाषा के अनुसार तो पूरी दुनिया ही एक डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर परिभाषा बिल्कुल फिट बैठ रही है लोकतंत्र की, वहां पे लोकतांत्रिक शासन है, वो क्लेम भी करते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन असल मायने में वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब इस एग्जांपल पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम लोकतंत्र की परिभाषा ही फोकस क्यों नहीं कर रहे, लोकतंत्र की सिर्फ परिभाषा पे फोकस क्यों नहीं कर रहे। हम उसकी पूरे प्रॉपर तरीके से हम लोकतंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विशेषता जानने की कोशिश करेंगे, उसमें खामियां जानने की कोशिश करेंगे, उसमें उसके जो क्या रीजन है, क्या यहां पर हमारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमने या फिर बाकी के जो देश हैं उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करते हैं भाई, और सबसे पहले की हम बात करते हैं जहां पे जैसे हम लोकतांत्रिक देश की बात करें तो लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। आप देखोगे कि भाई क्या है लोकतंत्र, तो सिंपल सी परिभाषा है कि भाई जिस देश में जो लोग हैं वो शासन कर रहे हैं, जो लोग हैं वो शासकों का काम कर रहे हैं। और क्या होता है यहां पे इस व्यवस्था में होता क्या है, जो शासक है असल मायने में लोग ही शासन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो शासक हैं, उनको किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं ये लोगों की ही सरकार है, कहीं ना कहीं लोग ही शासन कर रहे हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो उस व्यक्ति को हटा देंगे। यही तो होता है लोकतंत्र में। हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है भाई, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारा नेता जो है वो पसंद नहीं आ रहा तो उसको हटा देना, हरा देना उसको, यही तो होता है। तो यहां पर क्या है, लोकतांत्रिक देश एक ऐसा देश होता है जहां पर जो शासक है, जो आपका नेता है, जो आप पर राज करेगा, वो आप ही के द्वारा जो है चुना जा रहा है। लेकिन पहले, आज से पहले ऐसा नहीं होता था। आज से पहले राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़े होते थे, तानाशाह हुआ करते थे, जो एक तरीके से वंशावली को फॉलो करते थे, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वंशावली क्या होती है, राजा का बेटा राजा बनेगा, उनका बेटा राजा बनेगा। जैसे मैं मुगल्स की बात करूं, और भी कई सारी हमारी डायनेस्टीज हुई, उनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि यहां पे वंशावली को ही फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहेगी उसको जो है जिताएगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छा, थोड़ा सा हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया गया। जैसे आप ये पूरा देखोगे ना, ये पूरा है ना, जितना भी आपको नीला नीला दिख रहा है, जितना भी आपको नीला नीला दिख रहा है, ये देखो जितना भी है ना, ब्लू दिख रहा है आपको, यहां पर हर जगह आपको क्या मिलेगा, यहां पर हर जगह आपको जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, है ना। हर जगह आपको जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। मतलब ज्यादातर जो देश है वो डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी के कुछ जो देश हैं, जैसे हम बात करें चाइना की, चाइना बोलता है भाई, चाइना बोलता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी ये नहीं है। चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो पूरे देश को चलाती है। शी जिनपिंग की हम बात करें तो ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो यहां पर देखोगे ना, आज के टाइम पर दुनिया के जो अधिकतर जो देश हैं, अधिकतर जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं। कई खामियां होने के बाद भी लोकतंत्र में आप देखोगे कई सारी खामियां होने के बावजूद भी आप देखोगे अधिकतर जो देश हैं वो इस शासन व्यवस्था को, इस शासन प्रणाली को जो है चला रहे हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? और फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं भाई, इससे कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण, उनके बारे में बात करेंगे। और यही कारण है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके देश में क्या हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। और इस अध्याय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, हम लोकतंत्र की ठीक तरीके से, मतलब परिभाषा की बात नहीं कर रहा मैं, एक संपूर्ण जो परिभाषा है उसकी हम जानने की बात करेंगे। क्योंकि हमने तो डेफिनेशन जो पढ़ी है वो पर्याप्त नहीं है भाई। उस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे तो पूरी दुनिया लोकतांत्रिक है। चुनाव तो हर जगह हो रहे हैं, चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं भाई, चुनाव तो चाइना में भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में चाइना, नॉर्थ कोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। वो लोकतांत्रिक देश नहीं है वो, है ना। तो हम लोकतंत्र के लक्षणों के बारे में, गुणों के बारे में, खामियों के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं भाई लोकतंत्र के अर्थ क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमने सरल भाषा से शुरुआत की। क्या शुरुआत की सर? कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग जो है अपने शासक को चुनते हैं। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। हाँ, जनता जो है वो अपने शासक को चुन रही है, पहले और दूसरा पॉइंट यही है। लेकिन आप देखोगे ये परिभाषा जो है,
पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन यह आता है कि ठीक है, तुमने अपने शासक को चुन लिया, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हारा शासक कौन है। अरे भाई, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा शासक कौन है, तुम्हारा राजा कौन है। क्लियर हुआ ना? तो पहला सवाल तो यह आता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी भी सरकार की बात करूं, अगर वो अपने आप को चाहती है कि वो लोकतांत्रिक रहे, उसके किन किन अधिकारियों को चुनाव जा रहा है यह पता हो, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि भाई लोग जो है उसका चुनाव कर रहे हैं। पहली बात तो लोग चुनाव कर रहे हैं, और वहां पर लोग जिस पर चुनाव कर रहे हैं, मतलब जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, वही व्यक्ति ही जो है निर्णय लेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप पे कौन शासन करने वाला है, कौन बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने वोट किसी और को दिया, शासन कोई और कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में तो यही हुआ था कि जो सरकार चुनी गई थी वो तो बेचारी कठपुतली थी। असल में रूल कौन करता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का जो पूरा आर्मी है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो पाकिस्तान में असल रूप से रूल करती है। वहां पे यही हाल है, अभी भी यही हाल है। कहने को तो पाकिस्तान जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर भी चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा हुआ है, क्लियर हुआ कि भैया अगर कोई लोकतांत्रिक देश में तुम पर रूल कर रहा है, पहली बात तो वो जो अधिकारी है उनको चुना जाना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, तो ये भी एक अलग बात आती है कि भाई लोकतंत्र में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई सारे ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो बिना चुने भी फैसले लेते हैं। जैसे हम बात करें लोकतंत्र की, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, है ना। आईएएस ऑफिसर की हम बात करें, वो कार्यपालिका का ही हिस्सा है। आईएएस ऑफिसर की हम बात करें, आईपीएस ऑफिसर की बात करें, तुम्हारा सपना होता है यूपीएससी क्लियर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो चुने नहीं जाते। वो एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं और सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, है ना कहीं वो भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, वो भी एक तरीके के अधिकारी हैं, लेकिन उनको चुना जाना जरूरी नहीं है। तो सारी चीजें खैर हटाओ। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें घपला किया जाता है। तुम हर चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं बोल सकते भाई। अभी हम बात करेंगे, अभी हम बहुत सारे उदाहरण की हम बात करेंगे, ठीक है ना। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है भाई, किसी भी देश। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अगर आप उस देश के नागरिक हो और अगर आप वयस्क हो, अगर आप 18 या 18 साल से ऊपर के हो, तो आप जो है चुनाव कर सकते हो। सार्वभौमिक मताधिकार है हमारे देश में कि अगर हमारे देश में कोई भी वयस्क व्यक्ति है, वो 18 साल से ऊपर का है, वो चुनाव कर सकता है। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ ना? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सबके जो अर्थ है, मतलब बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं कि सिर्फ एक जो साधारण परिभाषा है, इससे थोड़ा हम काम चला सकते हैं। हमें जो है बहुत सारी चीजों की जो है जरूरत है। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। अच्छा, ये सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब अगला पॉइंट आता है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी सरकारें हैं, वो अपने आप को बोल रही हैं हम लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं। पाकिस्तान भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है, इथियोपिया भी बोलेगा, है ना, मैक्सिको भी बोलेगा। इन सबकी हम बात करें, लेकिन एक्चुअल में लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? कौन सा जो लोकतंत्र का स्वरूप जो होता है वो सच में सही मायने में एक लोकतंत्र होता है? क्या भाई जो आपके शासक हैं, वो आपने अगर एक बार चुन लिया कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सरकार को चुना, जैसे आपने अभी बीजेपी को चुना है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कुछ भी करेगी। आप देखोगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, और उन ये लक्ष्मण रेखाएं लिखी कहां होती हैं? तो उस देश के संविधान में। अगला चैप्टर आप यही पढ़ोगे, संविधान से संबंधित, है ना। तो आप देखोगे कि आप जब किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा हो, आप खुद लोकतांत्रिक सरकार हो, आपकी सरकार है, इसकी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। आपको उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही काम करना होता है, और ये लक्ष्मण रेखाएं कहां लिखी हुई हैं? तो आपके संविधान में। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे सर, अब हम लोकतांत्रिक सरकार की जो कुछ विशेषताएं कि भैया ये जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, ये विशेषताएं होती हैं लोकतांत्रिक सरकार की, उनको हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, और क्योंकि एग्जाम्पल से ही चैप्टर पूरा समझ में आएगा, और उस एग्जाम्पल से ही हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि असल मायने में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई। क्लियर हुआ ना? चलिए ठीक है, यानी कि हमें परिभाषा में दिक्कत हो रही है, हमें परिभाषा समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम और ज्यादा जो है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि भैया जो प्रमुख फैसले जो लेते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में अगर कोई अपने आप को लोकतंत्र बोल रहा है, तो उस सरकार में जो निर्वाचित नेता हैं वही निर्णय लेंगे। मतलब जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है, जिनका चुनाव किया है आपने, और जो चुनाव जीत कर गए हैं, वही आपके लिए निर्णय लेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए निर्णय नहीं लेगा। मतलब कहने का यह है कि तुमने जिसको चुना, तुमने अपने यहां से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप देखोगे आपने किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा, और जब वो चुनकर गया
तो एक्चुअल में वो काम ही नहीं कर रहा कुछ, वो किसी के दबाव में रह के काम कर रहा है। तुम पर शासन जो है वो कोई और ही कर रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ, चाइना की हम बात करें वो भी कुछ ऐसा ही है। तो आप देखो थोड़ा सा उदाहरण लेके, है ना, उदाहरण लेके हम किसका उदाहरण ले रहे हैं सर? सबसे पहले हम जो है पाकिस्तान का उदाहरण ले रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो ये अभी की बात नहीं है बेटा, ये करीबन जो है ये आप देखोगे 1990 के दशक की बात है। 1990 का 99 खत्म होने वाला था, जब उस टाइम पर कारगिल का युद्ध हुआ था, उससे पहले की कहानी है ये। तो आप देखोगे यहां पर, अगर आप देखोगे कि हुआ क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो इनकी सेना है वो बहुत शक्तिशाली है। मतलब कहने का ये है कि आज के हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में सेना वगैरह जो है सब मिलकर काम करते हैं। सेना भी आप देखोगे सरकार की अंडर में आती है, आप देखोगे, है ना, क्लियर हुआ ना। मतलब सेना वगैरह जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कभी तख्ता पलट हुआ है, कभी सेना ने ही शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान की सरकार को दबा के रखती है। और यहां पर 1999 की हम बात करें, पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में सर क्या हुआ, तो इनके एक, है ना, जनरल थे जो कि सबसे बड़ा आर्मी का सबसे बड़ा जो एक अधिकारी था, उसने क्या किया, इसका नाम था परवेश मुशर्रफ। इनकी मौत हो चुकी है, ये भाग गए थे, उसके बाद इनकी मौत हो गई थी, शायद ये मर चुके हैं, इनको कैंसर वैंसर हो गया था। हाँ, जनरल परवेश मुशर्रफ की हम बात करें तो इस इंसान ने क्या किया, अक्टूबर 1999 में इसने सैनिक तख्ता पलट किया। सर तख्ता पलट क्या होता है, मतलब क्या था, वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी उसको हटा दिया गया, उसको कुचल दिया गया, और सेना ने पूरे पाकिस्तान पर जो है कंट्रोल कर लिया। मतलब यह है कि भाई अब क्या होगा, अब वहां पे जो लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि जिस सरकार को लोगों ने चुना है, वो अब शासन नहीं कर रही है। असल मायने में शासन कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है परवेश मुशर्रफ जो है वहां पे शासन कर रहा है। क्लियर हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो कि अब जो है पाकिस्तान में सेना का शासन आ चुका है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, और हुआ क्या, इन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब जो है यहां पर क्या होगा, अब जो है यहां पर जो परवेश मुशर्रफ है और इसकी जो पूरी टीम है, इसकी जो पूरी सेना की टीम है, इसके जो जनरल्स हैं, जिसके जो साथ के जो कलीग्स हैं, लोग हैं, वो अब जो है असल मायने में पूरे पाकिस्तान को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी उसको इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। क्लियर हुआ। अच्छा, और आप देखोगे इन्होंने क्या किया, और खुद को इन्होंने देश का एक मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया कि भैया अब जो है देश का जो लालन पालन होगा, जो भी काम होगा वो इनके ही हिसाब से किया जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब उसने क्या किया भाई, यहीं पे नहीं रुका वो, और उन्होंने क्या किया, बाद में इसने क्या किया, खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और आप देखोगे 2002 में, है ना, 2002 में इसने क्या करवाया, जनमत संग्रह करवाया। मतलब जनमत संग्रह में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो आम जो लोग होते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि ये इनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल में इसने पूरी जनमत संग्रह करवाया। मतलब पाकिस्तान की जनता जो है, आवाम जो है वो चुनेगी, वो बताएगी कि इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको शासन जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसने एक जनमत संग्रह करवाया, एक तरीके का वोटिंग होता है ना, जिसमें आम जनता जो होती है वो उस जगह जहां पर वो कंट्रोल कर रहा है, कोई भी एक ऐसा हमारी कोई भी ऐसी एक हमारी जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी जो होती है, जैसे हम पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह हुआ था, जहां पर जो लोग हैं वो बताएंगे कि परवेश मुशर्रफ को शासन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके कार्यकाल को 5 साल आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हुआ क्या, यहां पर जब जनमत संग्रह हुआ तो इसने अपने जनमत संग्रह करवा के इसने ऐसा दिखाया लोगों को, पूरी मीडिया वालों को, कि देखो लोग भी चाहते हैं कि मैं शासन करूं, और अपने इसने कार्यकाल, अब सोच के देखो यहां पे क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है यहां पे, है ना। आप देखो आगे क्या निकलता है, इसने अपने कार्यकाल को जनमत संग्रह करवा के, है ना, झूठा जनमत संग्रह करवा के इसने अपने कार्यकाल को 5 साल बढ़ा दिया। ठीक है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो मानवाधिकार संगठन है, बहुत सारे बेटा ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, है ना, मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं, जब ये पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान मीडिया को जब पता चला, और लोकतंत्र के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, जो लोकतंत्र का सपोर्ट करते हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये जो जनमत संग्रह हुआ था ना, जो इसने जनता से पूछा था, जो ये जनमत संग्रह करवाया था, पूरी जनता ने बोला था कि भैया हाँ, इस इंसान को रूल करने दो, इस इंसान को राज करने दो, ये 5 साल तक और राज कर सकता है, तो ये झूठा था, ये धोखाधड़ी से किया हुआ था, और इसमें बहुत सारी घपलेबाजी की गई थी। कहने का मतलब ये है कि ये जनमत संग्रह जो था वो बेईमानी से करवाया गया था। जनता कभी भी नहीं चाहती थी कि जो ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है ये कभी शासन करे, जनता कभी भी नहीं चाहती थी। आप देखोगे कि ये जनमत संग्रह जो हुआ था, इसमें बड़े पैमाने पर जो है बेईमानी की गई, और बेईमानी कर जो है इसने जनमत संग्रह अपने हिस्से, अपने फेवर में जो है करवाया। तो ये इसने करवाया, सोच के देखो। फिर क्या हुआ भाई, अभी तक यहां पे नहीं रुका, ये यहां पर नहीं रुका। इसने क्या किया, इसने अगस्त 2002 में, और इसी टाइम पर आप देखोगे ना, इसी के समय काल में कारगिल का युद्ध हुआ था, इसने अपनी जनता को खुश करने के लिए, ये पता है ये पाकिस्तानी लोग यही करते हैं, ये अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसने क्या किया, इसने अगस्त 2002 में एक, आप देखोगे, एक लीगल फ्रेमवर्क जारी किया इसने। अच्छा सर, ये क्या था,
इस लीगल फ्रेमवर्क के जरिए इसने क्या किया, इसने इस लीगल फ्रेमवर्क के जरिए एक तरीके का संविधान में इसने संशोधन किया, इस एक तरीके का इसने संविधान में बदलाव किया। अब सोच के देखो हमारे देश में संविधान बदलना कितना मुश्किल का काम होता है। संविधान को आप ऐसे नहीं बदल सकते, इसने संविधान में भी बदलाव करे और इसके अनुसार इसने क्या किया, इसने पूरा जो सिस्टम चल रहा था वही बदल के रख दिया। इसने पूरा जो शासन करने का पूरा सिस्टम जो होता है, जैसे क्या होता है, संसद होती है ना, लोकसभा राज्यसभा होती है, हमारी अलग अलग लोग होते हैं। अब इसने क्या किया, इसने इस ऑर्डर के थ्रू आप देखोगे संविधान को बदला और आप देखोगे इसके अनुसार जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के को भंग कर सकता है। सोच के देखो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इसने क्या किया, इसने पहले एक लीगल फ्रेमवर्क जारी किया, मतलब इसने एक तरीके का संविधान में संशोधन करवाया कि जो राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति कौन है अभी, राष्ट्रपति तो परवेज मुशर्रफ है। अब जो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो है इनको कभी भी भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, कभी भी भंग हो सकती है ये, क्या हटाओ, दोबारा से चुनाव होंगे। अब सोच के देखो यहां पर हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है यहां पर, सोच के देखो यहां पे ये जो अब यहां पर कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब जो राष्ट्रपति है, आप सोच के देखिए जरा, आपको समझ में आएगा अभी क्या हो रहा है यहां पे। जो भी राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति जो है, इसने क्या किया भाई, इसने संविधान में संशोधन किए, है ना, संविधान में संशोधन, एक सरल भाषा दे रहा हूं, बदलाव। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव। इसने बदलाव किए। इस बदलाव के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अंडर में कौन आएगा, राष्ट्रपति के अंडर में जो राष्ट्रीय असेंबली है और जो प्रांतीय असेंबली है, ये दोनों आएंगी। मतलब कहने का ये, अगर तुम्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है ना, जैसे हमारे यहां पे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा राज्यसभा है, फिर आप देखोगे अगर थोड़ा सा प्रांतीय स्तर पर जाओगे तो हमारे यहाँ पे विधानसभा होती है, विधानसभा के चुनाव होते हैं जिनसे आप मुख्यमंत्री चुनते हो, लोकसभा के चुनाव होते हैं जिनसे आप प्रधानमंत्री चुनते हो, केंद्र में सरकार आती है। तो इसने क्या बोला कि भाई जो राष्ट्रीय स्तर पर असेंबली है, यानी कि लोकसभा की हम बात करें, राज्यसभा की हम बात करें, और प्रांतीय स्तर पर यानी कि विधानसभा की हम बात करें, इन दोनों को ही भंग कर सकता था। कौन सर, इन दोनों को भंग कर सकता था ये हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है, तो परवेज मुशर्रफ जो था ये राष्ट्रपति था, पीएम। और इस राष्ट्रपति ने क्या किया, इसने अपने दम पर संविधान में बदलाव करवाया। उसने बोला कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो है, जिनको लोग चुनते हैं, सोच के देखो इन दोनों असेंबली को कौन चुन रहे हैं, लोग चुन रहे हैं। अब असल मायने में लोग जिनका चुनाव कर रहे हैं वो कौन है, वो राष्ट्रीय असेंबली के जो लोग हैं और जो प्रांतीय असेंबली के लोग हैं, लोग तो इनका चुनाव कर रहे हैं ना। असल मायने में इन दोनों के ऊपर बैठा कौन हुआ है, इन दोनों के ऊपर राष्ट्रपति बैठा हुआ है, जो कि परवेज मुशर्रफ है। ये क्या है सर, ये तो आर्मी जनरल है सर। ये क्या है सर, ये असल मायने में पब्लिक ने इसको चुना ही नहीं है, ये आर्मी जनरल है, ये आर्मी जनरल है। असल मायने में लोगों ने इसको नहीं चुना, लोगों ने तो राष्ट्रीय असेंबली के लोगों को चुना है और प्रांतीय असेंबली के लोगों को चुना है। तो असल मायने में लोगों पर राज कौन करेगा, तो लोगों पर राज तो हमारे ये लोग करेंगे ना। लेकिन असल मायने में लोगों पर राज कर कौन रहा है, तो वो राष्ट्रपति कर रहा है, जिसको लोगों के द्वारा चुना ही नहीं गया। तभी तो यहां पर बोला गया है कि भैया आपका जो नेता है, जो निर्वाचित नेता, यानी कि तुमने जिसको चुनकर भेजा है, यानी कि जनता ने इन दोनों को चुनकर भेजा है, वो तुम पर शासन करेगा, ना कि कोई दूसरा बंदा। लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो परवेज जो है, जिसने अपने आप को धोखाधड़ी से राष्ट्रपति बना लिया है, संविधान में गलत तरीके से संशोधन कर दिया है, बदलाव कर दिया है, और ये इन पर जो है शासन कर रहा है लोगों पर इनडायरेक्टली। लेकिन असल में लोगों ने तो इन लोगों को चुना था ना कि इनको चुना था। अब कहने का मतलब क्या, कहने का तो मतलब चुनाव हो रहे हैं पाकिस्तान में नियमित चुनाव भी हो रहे हैं, लोग जो है अपने नेता को चुन भी रहे हैं। लेकिन असल में वो जो नेता है वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह चुके हैं। असल मायने में रूल कौन कर रहा है, राज कौन कर रहा है, तो ये राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपति के जो सहकर्मी हैं, जो उनके कलीग्स हैं, वो रूल कर रहे हैं। समझ में आया ना, ये सारी चीजें समझ में आई, फटाफट से बता दो। यही हुआ यहां पर, है ना, यही हुआ यहां पर। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, ये था, ऐसा था कुछ ऐसा दिखता था ये परवेज मुशर्रफ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। और बेटा मेहनत से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लो। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसने और क्या किया, हां, अब यहां पे और एक चीज करी इसने। ये रुका नहीं भाई, ये रुका नहीं, इसने पूरी तरह से तानाशाही बरकरार कर ली थी। इसने पूरी तरह से, एक तरीके से आप बोल सकते हो, सेना का शासन जो है लगा दिया था। अब इसने अगला काम क्या किया कि जितने भी मंत्री परिषद हैं, मतलब जिसकी भी सरकार बनी है, जो भी सरकार, जिन लोगों को सरकार ने वोट दिया है, अब उनमें मंत्री तो होंगे, है ना। जितने भी मंत्री परिषद हैं, इनका जो भी कामकाज है उस पर निगरानी कौन रखेगा, तो उस पर निगरानी रखेगा भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद।
अच्छा, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये क्या था? ये कुछ भी नहीं था। ये जो परवेश मुशर्रफ थे, परवेश मुशर्रफ और इसके जो ज्यादातर इसके साथ के जो फौजी अधिकारी थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया था? इन्होंने मिलकर बनाया था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो था, ये किसका बनाया हुआ था? राष्ट्रपति का। अब सोच के देखो, जो मंत्री परिषद है, मतलब जिसको लोगों ने वोट देके जिताया है और जो जिसको शासन करना चाहिए, उन मंत्रियों पर, जैसे आज की हम बात करें, बहुत सारे मंत्री हैं हमारे, जैसे हम बात करें जयशंकर की हम बात करें, अमित शाह की हम बात करें, राजनाथ सिंह की हम बात करें, क्लियर हुआ ना? तो ये सब कौन है भाई? ये सब बड़े बड़े मंत्री हैं भाई, मंत्री परिषद है भाई। पूरा इनका पूरा आप देखोगे ना, प्रधानमंत्री के अंडर में पूरा एक मंत्री परिषद काम करता है, पूरा कैबिनेट काम करता है। अब एक्चुअल में ये कैबिनेट किसके अंडर में काम करता है? किसी के अंडर में काम नहीं करता भाई। कैबिनेट जो होता है पूरा, आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से प्रधानमंत्री जी है ना, इनके प्रधानमंत्री और इनका जो पूरा कैबिनेट होता है वो किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जो जनता चाहेगी वो काम होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो इनका मंत्री परिषद है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको सेना कंट्रोल कर रही है। तो इस सेना ने ही क्या बनाया? सेना ने ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया। और इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हम बात करें, कुछ भी नहीं था ये, बस कौन था? ये जो परवेश मुशर्रफ है और इसके साथ के जो फौजी अधिकारी हैं, इनकी एक क्या थी? इनकी एक परिषद थी। अब क्या होगा? अब जो मंत्री परिषद जो भी काम करेंगे वो किसकी निगरानी में होगा? वो किसकी निगरानी में किया जाएगा? तो वो इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में किया जाएगा। क्लियर हुआ ना? हां, अब हुआ क्या? ये कानून पास हुआ। अब ये कानून पास हुआ तो इसने क्या किया? इसने लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कि भाई इसने ये कि लोगों को ऐसा ना लगे कि सच में सेना का शासन आ गया, तो उसने क्या किया? इसने, आप देखोगे, इसने राष्ट्रीय की हम बात करें, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के इसने चुनाव कराए। इसने क्या बोला? इसने बोला कि देखो ऐसा है, अब क्या होगा? अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे और प्रांतीय स्तर पर भी चुनाव होंगे, ताकि लोगों को यह लगे कि अभी भी पाकिस्तान में लोकतंत्र है। अब पाकिस्तान की आवाम तो अनपढ़ है, पाकिस्तान की आवाम तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो बेचारे उनको कुछ नहीं पता था, है ना? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने, इसका जो राष्ट्रपति था, इसने क्या किया? इसने चुनाव करवाए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। वो भी कब करवाए? जब यहां पर ये कानून पास हो गया। तो कानून के पास होने के बाद इसने जो है राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय, थोड़ा सा गलत लिखा, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा, हाँ अब सही है, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर इसने क्या करवाया? इसने जो है चुनाव करवाए, ताकि जनता को यह लगे कि अभी भी हमारे पाकिस्तान में लोकतंत्र चल रहा है। अब सोच के देखो, अभी तुम्हें लग रहा था, अब तुम परिभाषा पे जाओ, जो एक नॉर्मल साधारण सी परिभाषा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो लोग हैं, जनता जो है वो अपने शासक को चुनती है, उस सरकार को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन यहां पर तो सब कुछ हो रहा है। यहां पर आप देखोगे अभी भी चुनाव भी हो रहे हैं, यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर चुनाव भी हो रहे हैं। यहां पर जनता अपने शासक को चुन भी रही है ना? तो वही तो लगा हुआ है। अब वो पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना भी भाई। लेकिन क्या आप इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां पे क्या दिख रहा है आपको? स्पष्ट रूप से यहां पे दिख रहा है, भले ही चुनाव हो रहे हैं, भले ही लोग अपने प्रतिनिधियों को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन असल मायने में जो यहां पर परवेश मुशर्रफ है, परवेश मुशर्रफ जो है वो सही मायने में पाकिस्तान पर रूल कर रहा है। ठीक है, इसमें इतना आप याद कर लो। तो फिर आपको क्या क्या सीखने को मिला? यहां पे यही सीखने को मिला कि अगर हम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, भले ही वहां पर चुनाव हुए हों, भले ही लोगों ने वहां पर प्रतिनिधियों को चुना हो, लेकिन असल मायने में वहां पर जो निर्वाचित नेता है, जिसको जनता ने चुना है, वही सही मायने में जो है रूल करेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि पाकिस्तान में लोकतंत्र था? नहीं था, उस टाइम पर पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था। तो ये सब पढ़ लेना बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अंतिम निर्णय जो है ना, वास्तव में जो चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही शासक होते हैं, है ना? वही आप बोल सकते हो। क्यों? यहां पर क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई जिन प्रतिनिधियों को चुना गया, वो तो कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं। उन पर कौन बैठा हुआ? उन पर राष्ट्रपति बैठा हुआ है। राष्ट्रपति की जो सुरक्षा परिषद है वो बैठी हुई है। उनको तो कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई दूसरा बंदा ही कर रहा है। एक्चुअल में जनता ने जिसको चुना है वो तो शासन नहीं कर रहा, वो शासन नहीं कर रहा है ना एक्चुअल में। तो ये हमारा हो गया। पहली तुम्हें सीख क्या मिली कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमने नेता को चुना है, जिस नेता को हमने निर्वाचित किया है, वही नेता जो है निर्णय लेगा हमारे बेहाफ पे, कोई दूसरा इंसान नहीं लेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ। सो पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अभी भी पाकिस्तान में आप देखोगे कि वहां की आर्मी ही है। अभी जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, आप देखोगे कि इसमें क्या था भाई, उनका जो आर्मी जनरल था वही तो सब कुछ बोल रहा था भाई। प्रधानमंत्री तो वहां पे कठपुतली की तरह है। तो आज भी आप देखोगे सही मायने में पाकिस्तान में एक तरीके से सेना का ही शासन है। बहुत ज्यादा करप्ट सेना है उनकी, बहुत ज्यादा एक भ्रष्टाचारी सेना है उनकी। चलिए अब दूसरी एक विशेषता के बारे में बात करते हैं। क्या है सर? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव तो होते हैं भाई, चुनाव तो हर जगह होते हैं। मैंने बोला ना, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां पर भी चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव एक लोकतांत्रिक कब बोले जाएंगे? किन चुनावों को आप लोकतांत्रिक बोलोगे? कि जिन चुनावों में
स्वतंत्र रूप से और एक निष्पक्ष रूप से, किसी ने बेईमानी ना की हो, कोई घपलेबाजी नहीं हुई हो, उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को आप जो है एक लोकतांत्रिक चुनाव बोल सकते हो। अब यहां पर हम किसका उदाहरण लेंगे सर? तो यहां पर हम चीन का उदाहरण लेंगे। हम यहां पर जो है चीन का उदाहरण लेंगे। अब देखो चीन की संसद की हम बात करें तो ये मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई बताओ चीन की संसद को क्या बोलते हैं। तो चीन की संसद का अलग ही नाम है, ना याद हो कोई बात नहीं, अजीब सा नाम है भाई। हाँ, हंचाऊ चाऊ चाऊ चा ऐसे बोलते हैं ना, चा चाऊ चाऊ है ना, यही बोलते हैं वो। तो देखो ये देखो इनकी संसद का नाम क्या है। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो इनकी जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? तो चीन की संसद को, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, धीरे से पढ़ते हैं। कुआंगुओ है ना, कुआंगुओ रैमलिन दाइवियाओ दाहुई, ठीक है ना। एक बार फिर से बोलता हूं, कुआंगुओ रैमलिन दाइवियाओ दाहुई, ठीक है, ये बोलते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम राष्ट्रीय जन संसद बोल सकते हैं। अब ये चाइनीज नेम है, ये नेम जो है ये क्या है सर? ये चाइनीज नेम, ठीक है सर। अब ये उदाहरण क्यों ले रहे हैं? अब चाइना भी अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है, लेकिन असल मायने में देखते हैं क्या चाइना एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं है। वैसे चाइना ने तरक्की बहुत कर ली है, और तरक्की इसलिए की है उसने कि वहां पर लोकतंत्र नहीं था। अगर लोकतंत्र होता तो शायद इतनी तरक्की नहीं होती चाइना की। अब देखते हैं चाइना की कहानी, है ना, चाइना की कहानी देखते हैं। देखो हर चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान भी होते हैं। तो लोकतंत्र के कुछ फायदे हैं और नुकसान भी हैं। लोकतंत्र में आपको विकास जो है वो, है ना, डेवलपमेंट जो है वो धीरे होता हुआ दिखाई देगा। और ये आप बोल सकते हो कि देखो लोकतांत्रिक देशों में जो डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होता है, सतत होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। जैसे हमारे भारत देश की हम बात करें, भले ही हमारे भारत देश में डेवलपमेंट धीरे होता है, लेकिन असल मायने में हमारे भारत देश में, असल मायने में भारत देश की बात करें, जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा एक सतत है, सतत पोषणीय विकास है भारत में, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या, चीन की अगर हम बात करें, चीन में भी चुनाव होते हैं बेटा, चीन में भी चुनाव होते हैं। और आप देखोगे हर 5 साल बाद, है ना, प्रति 5 वर्ष में आप देखोगे नियमित रूप से जो चीन में संसद है, इनके जो लोग हैं, इनकी जो असेंबली है, इनमें जो लोग आते हैं चुनकर, हर 5 साल बाद इनका जो है चुनाव होता है। क्लियर हुआ? आप कहोगे अरे बहुत बढ़िया सर, फिर तो हमारा चीन भी एक लोकतांत्रिक देश है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब याद रखना कि इनकी जो संसद है उसको देश का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है ना। देश का जो राष्ट्रपति है, जिसका नाम क्या है, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। आप 10 साल बाद पूछोगे तो भी शी जिनपिंग होंगे, आप 20 साल बाद पूछोगे तो अगर वो जिंदा रहे तो भी शी जिनपिंग होंगे। कि सर फिर तो 5 साल बाद फिर तो बदल जाना चाहिए ना राष्ट्रपति। हाँ, यही तो दिक्कत है चीन में, कि चीन में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर हुआ? हाँ, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम कि इस संसद की हम बात करें, इसको कंट्रोल कौन करता है, नियुक्त कौन करता है संसद को? राष्ट्रपति। अब होता क्या है, आप देखोगे करीबन 3000 सदस्य आते हैं। इस पूरी संसद की हम बात करें, इसमें करीबन 3000 सदस्य जो हैं चुनकर आ रहे हैं, है ना। और याद रखना कुछ सदस्य जो हैं, इनमें से कुछ सदस्य जो हैं, उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव सेना भी करती है भाई। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब सेना को भी मौका मिल रहा है भाई चीन की संसद का चुनाव करने का। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट आता है एक स्टोरी में। ट्विस्ट क्या है सर, कि चुनाव लड़ने से पहले होता क्या है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। यही खेल खत्म हो जाता है। अब सोच के देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में अगर किसी को भी चुनाव लड़ना है तो उसको किसी दूसरी पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई फलानी ए पार्टी है, वो किसी दूसरी पार्टी से, दूसरे दल से परमिशन लेगी कि हमें देखो चुनाव में खड़ा होना है। हमें किससे परमिशन लेनी होती है? हमें तो एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका हम बोलते हैं चुनाव आयोग, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। एक स्वतंत्र संस्था है हमारे भारत देश में, उसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमें किसी दल से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में अगर जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको अगर चुनाव लड़ना है तो उनको एक पार्टी से क्या लेना पड़ेगा भाई? मंजूरी लेनी पड़ेगी। और उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और जो चीन संसद का जो राष्ट्रपति है, चीन का जो राष्ट्रपति है, वो इस पार्टी का मुखिया है। अब कहां का डेमोक्रेसी, कहां गई डेमोक्रेसी? तो आप देखोगे कि 2002 से 3 में जो चुनाव हुए थे, अभी भी जो चुनाव होते हैं आप देखोगे, उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उन्हें ही चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, उनको ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सिर्फ उन लोगों को ही टिकट देती है जो उनकी छोटी मोटी पार्टियां, उनकी ही पार्टी का हिस्सा है, उनसे ही संबंधित जो छोटी मोटी पार्टी हैं, सिर्फ उनको ही टिकट मिलती है। मतलब कहने का यह है कि जिसको कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है उसको ही चुनाव लड़ने की परमिशन मिलती है, बाकी किसी को परमिशन नहीं मिलती। अब आप बताओ कि चीन जो है एक लोकतांत्रिक देश हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। ये हमारे शी जिनपिंग। अब आप बताओ, चीन एक लोकतांत्रिक देश हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। यहां पर जो हमारे जो स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो रहे, यहां पर हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। यहां पर स्वतंत्र रूप से जो चुनाव नहीं किए जा रहे, तो चीन भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दूसरा एक इसी में दूसरे उदाहरण और देखते हैं।
हम बात कर रहे हैं किसकी सर? मैक्सिको की। सर मैक्सिको कहां है सर? मैक्सिको कहां है तो थोड़ा सा देख लो आप। मैक्सिको अगर आप मैप में देखोगे तो हमारा जो है ना, हमारा जो उत्तर अमेरिका है और हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, उसके बीच में आपको, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, नीचे दक्षिण की तरफ आओगे है ना, जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के जैसे नीचे आओगे थोड़ा दक्षिण की तरफ आओगे तो आपको ये मैक्सिको मिलेगा। मैक्सिको, मैक्सिको ये भी पार्ट है, आप बोल सकते यूएसए का ही पार्ट है, बट यहां पर भी एक अलग सरकार है। आपको पता होना चाहिए यूएसए में अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पर अलग अलग चुनाव वगैरह होते हैं। तो मैक्सिको यहां पर आपने सुना होगा मैक्सिको के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो अमेरिका से ठीक थोड़ा सा नीचे ही आप आओगे, उत्तर अमेरिका है ना, उससे ठीक आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मैक्सिको मिलेगा। मैक्सिको देश की हम बात कर लेते हैं। अब मैक्सिको की हम बात करें, खैर ये यूएसए का ही हिस्सा है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है, बट ठीक है। फिर यहाँ पे भी अलग अलग आपको जो है क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग आपको सरकारें देखने को मिलेंगी, ठीक है सर। अब हुआ क्या, 1930 में हुआ क्या, मैक्सिको जो है आजाद हो गया सर। बहुत बढ़िया सर, तालियां बजाओ। 1930 में मैक्सिको आजाद हो गया और यहां पर आप देखोगे कि हर 6 वर्ष बाद क्या होता है भाई, हर 6 वर्ष बाद आप देखोगे राष्ट्रपति चुनते हुए, है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पे 6 वर्ष, हर 6 वर्ष, जैसे हमारे भारत में 5 वर्ष बाद होता है, हमारे भारत में आप प्रधानमंत्री चुनते हो, मुख्यमंत्री चुनते हो, तो इनके देश में क्या होता है, हर 6 वर्ष बाद आप उस देश का, मैक्सिको का राष्ट्रपति चुनोगे। और चुनता कौन है? जनता चुनती है। बहुत बढ़िया सर, लोकतंत्र, बहुत लोकतांत्रिक देश है सर, बहुत बढ़िया, है ना, मजा आ गया मतलब, है ना। ये तो मैक्सिको तो पक्का ही लोकतांत्रिक देश है, ठीक है सर। हुआ क्या, देश में कभी भी किसी भी प्रकार का फौजी शासन नहीं लगा, किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं आई, कि बहुत बढ़िया सर। फिर तो सर आप डेफिनेटली मैक्सिको जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या, सन 2000 तक, अब यहां पे आपको एक अटपटी चीज सुनाई देगी, सोच के देखो, 1930 से 1930 में आजाद हुए, और मैं कब की बात कर रहा हूं, 2000 की बात कर रहा हूं। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती थी, एक ही पार्टी जो है चुनाव जीत रही थी। अब ये थोड़ा अटपटा नहीं लगा? आप कहोगे सर अटपटा क्या है, एक पार्टी अगर जीत रही है तो क्या पता इस पार्टी ने बढ़िया काम करवाया हो, लोग खुश हो। 20-20 साल तक पार्टियां चलती हैं सर, अच्छा वो काम करवाती हैं, जनता अगर खुश है तो पार्टी 20-20, 25-25, 30 साल तक राज करती है। क्या पता इन पार्टियों ने अच्छा काम करवाया हो, तभी इनकी सरकार बन रही हो। पढ़ते हैं देखो, तो हुआ क्या, सन 2000 तक एक ही पार्टी चुनाव जीत रही थी, इसका नाम था पीआरआई पार्टी। इसको हम बोलते थे इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इनको हम उल्टा पढ़ते हैं ना, पी जैसा PRI, तो आप इसको उल्टा पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या था, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, और यही हमेशा जीतती थी। और यहां पे यह भी नहीं था कि विपक्षी जो लोग हैं चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, विपक्षी भी चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन वो कभी जीते नहीं। सोच के देखो, अब यहां पे हर चीज सही है कि कोई भी सैनिक शासन नहीं है, कोई भी तानाशाही नहीं है, चुनाव भी नियमित रूप से हो रहे हैं, और यहां पे विपक्षी लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी खड़ी हो रही है चाइना की तरह, चीन की तरह नहीं है, यहां पे बहुत सारी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी हो रही हैं। फिर दिक्कत क्या है, घपला क्या है सर? अब क्या हुआ भाई, अब होता यह था कि जब ये चुनाव होते थे, चुनाव जब होते थे तो ये अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाया करते थे, मतलब अलग अलग तरीके अपनाया करते थे कि जिससे कि पीआरआई पार्टी जीत जाए चुनाव। आप जैसे देखोगे सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, वो जब पार्टी के चुनाव होते थे, अब सोच के देखो, पार्टी एक अलग चीज है, सरकार अलग है, पार्टी अलग है। सरकारी कर्मचारी जो पार्टियों की मीटिंगें हो रही हैं उनमें क्यों बैठक कर रहे हैं, बताओ, कोई मतलब है? आपने देखा है भारत में जब चुनाव होते हैं तो किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी की हम बात करें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसमें सरकारी दफ्तर के लोग उनके ऑफिस में जाएं, मीटिंग करें, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। तो कुछ तो घपलेबाजी चल रही होगी। तो आप देखोगे कि इनके जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी जो दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं, वो इनकी मीटिंगों में जाते थे, इनकी पार्टी की मीटिंगों में जाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखोगे यहां तक नहीं रुके, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सरकारी स्कूल है और जो उसके अध्यापक हैं, अध्यापकों से कहलवाया करते थे कि तुम छात्रों को बोलना कि वो अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो पीआरआई पार्टी को वोट दें। यहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इन सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को कि आप बच्चों को बोलो कि वो अपने मां बाप से बोले कि तुम्हें पीआरआई पार्टी को ही वोट देना है। अब सोच के देखो, ये कितने गलत गलत हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ठीक है ना। और तो और सुनो, देखो, मीडिया की हम बात करें, मीडिया बिक चुका था, या फिर आप बोल सकते हो मीडिया जो था दबाव में था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बुराइयां दिखाया करता था, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों की ही आलोचना या फिर बुराइयां दिखाया करता था। और जो भी उनकी गतिविधियां हैं, जो भी विपक्षी दल कर रहा है, जो भी रैलियां निकाल रहा है, उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ यहां पर गुणगान किसके किए जाते थे, पीआरआई पार्टी के ही गुणगान किए जाते थे। विपक्षी दलों, जो भी विपक्षी दल है, कॉम्पिटिटर जो है, उनको क्या किया जाता था, उनको जो है नजरअंदाज किया जाता था। आप देखोगे यहां नहीं रुके, आप देखोगे अंतिम क्षणों में जहां को लगता था कि यहां पर ये हारने वाले हैं, तो ये अंतिम क्षणों में क्या करते थे कि जो मतदान केंद्र जो होते हैं, जिसको हम बूथ बोलते हैं ना, पोलिंग बूथ जो बोलते हैं, जहां तुम वोट डालने जाते हो,
मतदान केंद्र भी बोलते हैं उसको, जहां आप वोट डालने जाते हो। ये एंड टाइम पर जहां इनको लगता था यहां पर ये जो लोग हैं ये हमें हरा देंगे, या फिर इनको पता चल जाता था पहले कि भाई इस पर्टिकुलर मतदान केंद्र में लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो उसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि जो लोग जो है एकदम से ना जा पाए, मतलब वो लोग वोट डालने ही ना जा पाए एंड टाइम पे। जैसे कोई मानिक चलो आज वोटिंग हो रही है ना, आज वोटिंग हो रही है, तो तुम्हें पता है कि किसी फलानी जगह पर आप जो है मतदान केंद्र, वहां पर आप वोट डालने जाओगे, तो इनको जब पता लग गया कि इस जगह के जो लोग हैं वो हमको वोट नहीं देने वाले, तो एंड टाइम पर तुम रास्ते में होगे, एंड टाइम पर जो है ये उस पोलिंग बूथ को, जहां पर मतदान केंद्र जो है उसको शिफ्ट कर देते थे कहीं और, ताकि लोग वोट डालने ही ना जा पाए। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ। और दूसरी बात क्या थी, क्योंकि बहुत समय से चुनाव जीत रहे थे, तो ये बहुत तरीके के हथकंडे अपनाते थे, पैसा वैसा खर्च किया करते थे, लोगों को खुश करते थे, इनके पास बहुत पैसा था। तो आप देखोगे जब ये चुनाव अभियान हुआ करते थे ना, तो इसमें बहुत सारी घपलेबाजी हुआ करती थी। तो आप बोल सकते हो, दोनों उदाहरण की अगर हम बात करें, मैं दोनों ही उदाहरण की बात करूं, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी एक लोकतांत्रिक सरकार की हम बात करें, चाहे मैं मैक्सिको की बात करूं, चाहे मैं चाइना की बात करूं, यहां पे आपको क्या देखने को मिला? चाइना में एक स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही पार्टी जो है जो चाहती है उसकी सरकार बनती है, एक ही पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये अपने उम्मीदवारों को ही टिकट देती है, तो आप सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे रहे हो, तो वहां पे स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो रहे। दूसरी हम बात करें, निष्पक्ष चुनाव भी मैक्सिको में नहीं हो रहे। सर क्यों नहीं हो रहे? सर आप देखोगे पार्टी जो है अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना रही है और वो हर बार जीत भी जाती है। तो ये आप बोल सकते हो किसी भी लोकतांत्रिक देश में भले ही चुनाव हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से सब कुछ है ना, वहां पे सैनिक शासन है, तानाशाही है, लेकिन फिर भी वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता जब तक वहां पे लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं किए जा रहे। अब तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता क्या है सर? है ना, एक व्यक्ति एक वोट एक मौत। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लेक्चर लंबा ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ में तो आ ही जाएगा ना। हाँ, एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। अच्छा, मतलब क्या? मतलब हर एक व्यक्ति का क्या होता है? हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए सर, और उस वोट की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितने किसी अमीर व्यक्ति की है। मतलब यहां पे घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में जितनी एक वोट की वैल्यू अंबानी की है, मुकेश अंबानी की, अदानी की, जितनी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उतनी ही वोट की वैल्यू एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब की है। हर एक वोट का एक ही मोल है, एक ही मूल्य। क्लियर हुआ? है, यहां पे उसी की बात की जा रही है। तो आप देखोगे यहां पर हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भैया किसी भी देश में रहने वाला हर एक वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर है, वो वोट डाल सकता है। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। अब इस सिद्धांत की हम बात करें तो लगभग पूरी दुनिया ने, आप देखोगे, इस सिद्धांत को मान लिया है। पूरी दुनिया जो है इसी सिद्धांत पे चलती है। लेकिन आप देखोगे कुछ देश ऐसे हैं उनको इस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। तो याद रखना, एक लोकतांत्रिक देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, और हर व्यक्ति के वोट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब यहां पे उदाहरण देते हैं भाई सऊदी अरब का। सऊदी अरब की मैं बात करूं बेटा, तो 2015 तक आप देखोगे, 2015 तक आप देखोगे ना, 2015 तक यहां पर सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब है, 2015 तक नहीं था। सोच के देखो, 2015 तक सऊदी अरब की जो औरतें थी ये वोट के बिना वोट के रहती थी, है ना। ये सऊदी अरब का सर कहां पर है? तो ये मिडिल ईस्ट में। जैसे हमारा ये देखो, ये भारत है हमारा, है ना, ये पाकिस्तान है। तो आप इधर साइड थोड़ा जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर सऊदी अरब देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट में आता है। यहाँ पर फिर यूरोप है और इधर आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो ये इधर कहीं साइड आप देखोगे कि हमारा क्या आता है, हमारा सऊदी अरब आता है। ठीक है सर। एस्टोनिया की हम बात करें सर, एस्टोनिया की हम बात करें, थोड़ा सा आप देखोगे, एस्टोनिया की हम बात करें, मैप में होगा। हाँ, ये देखो, ये कहां है सर? ये देखो, ये है एस्टोनिया हमारा। एस्टोनिया कहां पर है सर हमारा? तो आप देखोगे थोड़ा सा, ये रहा, ये एस्टोनिया है सर, ये वाला, है ना। इसकी हम बात करें, ये सर कहां पर है सर? तो आप देखोगे ना, ये हमारा काइंड ऑफ यूरोप में ही आता है, यूरोप में, है ना। ये आप बोल सकते हो कि ये जो रशिया है इसका ही पड़ोसी मुल्क है ना, एस्टोनिया। आप थोड़ा सा जाओगे यूरोप साइड, रशिया साइड जाओगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, फीजी कहां पर है सर? तो आप थोड़ा सा जाओगे इधर साइड, पैसिफिक ओशन में, है ना, बिल्कुल इधर, है ना। या फिर आप इधर से भी देख सकते हो इधर, है ना। तो यहां पर आपको बिल्कुल बीचों बीच पैसिफिक ओशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशन जो है, यहां पर आपको जो है फीजी देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रहा फीजी, है ना। क्लियर हुआ? इन दोनों के उदाहरण देखने में आपको पता होना चाहिए कोई भी देश कहां पर है। अब मैं एस्टोनिया की बात करूं तो यहां पर क्या दिक्कत थी सर? यहां पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे, इसमें आप देखोगे जो अल्पसंख्यक रूसी हैं, क्योंकि देखो एस्टोनिया जो है वो रूस के पास ही है, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है ना। तो जो अल्पसंख्यक रूसी हैं, यानी कि इस देश में रूसी लोग भी रहते होंगे। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या कम है, मतलब रूसी जो लोग थे उनकी संख्या कम थी। तो जो अल्पसंख्यक रूसी थे उनको क्या था भाई, उनको जो है मतदान डालने का, आप देखोगे मतदान डालने का अधिकार नहीं दिया, या फिर दिया भी तो बहुत मुश्किल होती थी। आप देखोगे बहुत मुश्किल से इनको मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकार मिला। ये था। फीजी की हम बात करें, अब फीजी में क्या था बेटा? फीजी में जब अंग्रेजों की टाइम की हम बात करें तो बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं उनको फीजी में ले जाया गया था एज अ बंधुआ मजदूर।
उनसे काम करवाया जाता था। तो आप देखोगे फिजी में आपको भारतीयों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी फिजी आइलैंड में। फिजी एक क्या हमारा द्वीप समूह है, आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर बहुत सारे भारतीय मूल के जो लोग थे वो वापस लौट के भारत नहीं आए, वो वहीं पे जाके बस गए और उन्होंने वहां पर अपनी फैमिली वगैरह चलानी शुरू कर दी। ठीक है ना। चलिए, तो उसी में अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि देखो जो चुनाव होते हैं फिजी में, तो वहां का जो मूल निवासी है और जो भारतीय मूल के लोग हैं, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहां पर जो वहां के मूल निवासी हैं फिजी के, फिजियन, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, उनके वोट का जो मूल है वो ज्यादा है। और जो हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू कम है, उनकी वोट की महत्व कम है। अब सोच के देखो कि किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में हर एक वोट की वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी। अब ये जितने भी 3 देशों का हमने उदाहरण लिया, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये चीज आपको वायलेट होती हुई दिखाई देती है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बता दो, है ना। तो आप देखोगे कि हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करना। अच्छा, हम पढ़ते हैं भाई कौन सा, चौथा है शायद हमारा, हाँ, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब होता क्या है, देखो कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, एक दो चीजें होती हैं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। अब एक चीज देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून का राज का मतलब क्या होता है, कानून का राज क्या है सर। इसमें होता क्या है कि देखो मैंने बताया आपको, कानून बना दिया गया है, हमारे देश में संविधान है, कानून बना हुआ है, और उस कानून के हिसाब से जो है सरकारें चलेंगी। ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने हिसाब से कानून बनाएंगी। अब बहुत जगह क्या होता है, लोग जो होते हैं, बहुत सारे तानाशाह होते हैं, वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको पहली बात तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, संविधान देखने को मिलेगा, एक ऐसा आपको दस्तावेज देखने को मिलेगा, उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग उस देश की सरकार, उस देश का नागरिक, उस देश की संस्थाएं सब उस दस्तावेज के अनुसार ही चलती है, जिस दस्तावेज को हम संविधान के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, हाँ। तो इस सिंपल सा का मतलब यह है कि देखो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो है कानून के हिसाब से चलते हैं। सरकार हो चाहे कुछ भी हो, हमारी सरकारें भी कानून के हिसाब से चलती हैं, समझ में आया, हमारी सरकारें भी कानून के हिसाब से चलती हैं। तो यहां पे वही चीज की बात हो रही है। जैसे मैं बात करूं जिम्बाब्वे की, अब बात करूं 1980 की, हम बात करें जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे में हुआ क्या, जो हमारे अल्पसंख्यक गोरे थे, इनका शासन था। एक टाइम पे जिम्बाब्वे जो था, जैसे हमारा भारत गुलाम है, जैसे हमारा भारत गुलाम है, वैसे भी जिम्बाब्वे भी गुलाम हुआ करता था। सर जिम्बाब्वे है कहां पर, थोड़ा सा मैप भी दिया होगा, हाँ ये देखो, ये क्या है भाई, ये हमारा पूरा अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका क्या है सर, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है सर। अफ्रीका क्या है सर, अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की आप थोड़ा सा नीचे आओगे, दक्षिण की तरफ आओगे, तो आपको दक्षिण में अफ्रीका के, पूरे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में आपको मिलेगा क्या, जिम्बाब्वे। ठीक है ना। अच्छा, जिम्बाब्वे की हम बात करें तो ये एक टाइम पर उपनिवेशिक देश हुआ करता था, यानी कि इसको गुलाम बनाया गया था। यहां पर जो अंग्रेज थे वो आए, इनको गुलाम बनाया। अब हुआ क्या कि 1980 में इनको जो है आजादी मिल गई, यानी कि अंग्रेज मुक्त हो गए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब ये इनको आजादी मिली तो आप देखो कि आजादी से पहले इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। आजादी से पहले भाई, आजादी ऐसे थोड़ी ना मिलती है, हमने भी तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, तो ऐसे ही इन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। और उसमें आप देखोगे, जैसे हमारे देश की हम बात करें तो किस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान बताया जाता है, तो आप देखोगे कांग्रेस पार्टी का योगदान बताते हैं आजादी में, हमारे देश में, है ना, आपको पता होगा। ऐसे ही इनकी हम बात करें तो इनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था भाई जानु पीएफ, है ना, जानु पीएफ दल की हम बात करें, इसने स्वतंत्रता संघर्ष में अच्छी खासी अगुवाई की थी। तो आप देखोगे ये पार्टी बहुत ज्यादा मशहूर पार्टी थी, पॉपुलर पार्टी थी। और हुआ क्या कि जब इनको आजादी मिली तो इसी पार्टी की जो है, इसी दल की सरकार बनी। कौन सा दल था सर, जानु पीएफ, है ना, जानु पीएफ नाम का दल था। इसने क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिम्बाब्वे की आजादी में, तो इन्हीं की पार्टी बन गई सर, इन्हीं का दल बन गया। अब अच्छा, इसके मेन नेता कौन थे, तो आप देखोगे इसके मेन नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है ना, इनके कोट्स बहुत फेमस है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। दिक्कत क्या थी, इन्होंने लेकिन थोड़ा सा शैतानी कर दी इन्होंने। शासन, ये शासक कौन बने, जब आजाद हो गए तो रॉबर्ट मुगाबे जो है वहां के शासक बन जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि वो वहां के प्रधानमंत्री बोल लो, है ना, राष्ट्रपति बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो यहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और ये बहुत लोकप्रिय थे, है ना। और आप देखोगे लोकप्रिय क्यों थे भाई, क्योंकि ऐसा बोला जाता है चुनाव में जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये गलत गलत तरीके अपनाते थे, बहुत गलत गलत तरीके। ऑल्दो इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आजादी में, लेकिन जब ये जीत गए तो इन्होंने गलत गलत हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए, गलत गलत हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए चुनाव जीतने के लिए। ठीक है सर, क्या किया इन्होंने आजादी के बाद, उन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान में ही परिवर्तन कर दिए, बहुत सारे संविधान में परिवर्तन कर दिए। और राष्ट्रपति, और बदलाव किस प्रकार किए कि भाई राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ जाए। सोच के देखो, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हिसाब से नियम कानून बनाने शुरू कर दिए। कानून का राज का मतलब क्या होता है भाई, कानून का राज का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम कानून को नहीं बदलोगे, कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम कानून के हिसाब से चलोगे। लेकिन भाई मुगाबे साहब ने क्या किया, मुगाबे साहब ने अपनी ताकतों को बढ़ा दिया, अपने अधिकारों को बढ़ा दिया,
और उन्होंने जनता के प्रति जो जवाबदेही है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार का एक फीचर ये होता है बेटा जी, एक लोकतांत्रिक सरकार का फीचर ये होता है, एक विशेषता ये होती है कि लोकतांत्रिक सरकार हमेशा अपनी जनता की जवाबदेही होती है। जवाब मतलब जो भी वो एक्शन ले रही है तो उसका आंसर करना पड़ेगा, आंसरेबल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने जनता के प्रति कम जवाबदेह बना दिया अपने आप को। मतलब हम जनता को आंसर नहीं करेंगे। इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिए, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ा दिया गया और जनता के प्रति कम जवाबदेही उन्हें बना दिया गया। विपक्षी दलों की हम बात करें, उनको बहुत परेशान किया जाता था ताकि विपक्षी दल जो है चुनाव ना लड़े। उनकी सभाओं में गड़बड़ी करवाई जाती थी, उनके साथ मारपीट करवाई जाती थी, बहुत सारी चीजें जो है उनके साथ करवाई जाती थी। सरकार ने भी यही किया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो विरोधी प्रदर्शन है और जो आंदोलन है उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। सोच के देखो, और सोच के देखो, उन्होंने एक कानून और पास कर दिया, अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। इन्होंने एक कानून पास कर दिया कि जिसके द्वारा आप देखोगे, आप राष्ट्रपति की कहीं ना कहीं भी आलोचना, कहीं भी उनकी बेइज्जती, आलोचना, बुराई नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे टेलीविजन पर जितने भी है ना मीडिया हाउसेस हैं, रेडियो, टेलीविजन जो भी होता है उस पर सरकारी नियंत्रण कर लिया। और आप देखोगे जितने भी इनके न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी इनके अखबार हैं, जितने भी इनके मीडिया हाउसेस हैं, उनमें सिर्फ इनकी सरकार के, जानू पीएफ पार्टी की ही गुणगान गाया करते थे ताकि लोगों को लगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब सोच के देखो क्या चल रहा है यहां पे पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। फिर बाद में आप देखोगे कि 2017 में आते आते मुगाबे साहब को हटा दिया जाता है। ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि भैया एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो किसके अनुसार चलती है, वो वहां के संवैधानिक कानून के हिसाब से चलती है। संविधान में कानून लिखे हुए हैं और सरकार, जनता, संस्था XYZ कोई भी जो हो वो वहां के संवैधानिक कानूनों के हिसाब से ही चलेगा। अर्थात आप बोल सकते हो कि यहां पर क्या नहीं था, यहां पर किसी भी प्रकार का जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं था मैक्सिको, है ना। सॉरी, मैक्सिको की बात कर रहा हूं मैं, जिम्बाब्वे। क्लियर हुआ ना। चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम समअप कर लेते हैं चीजों को, है ना, जोड़ लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन जो मैंने विशेषताएं बताई हैं कहीं ना कहीं ये भी लोकतंत्र की परिभाषा का ही हिस्सा है। तो यहां पे सुनो, है ना। अब इसके अनुसार क्या, जो हमने पढ़ा, जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, इसके अनुसार आप देखोगे लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग जो है वो अपने शासक का चुनाव करते हैं। प्लस आप देखोगे लोगों द्वारा शासक चुना जाता है। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। मतलब यह है कि आपको विकल्प दिए जाते हैं, चाइना की तरह थोड़ा ना है कि आपको विकल्प ना दिए जाए। आपको विकल्प दिए जाते हैं कि आप चाहो तो किसी को भी जिता सकते हो। आज हमारे देश में क्या होता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, है ना। लेकिन यहां पर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ये पूरा जो मैंने जो पढ़ाया है वो पूरा आप समअप कर सकते हो। क्लियर हुआ। हाँ ना, फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई। और ये भी विकल्प होता, लोगों के पास ये भी विकल्प होता है कि वो जब चाहे तब जो है अपनी सरकार को बदल सकते हैं भाई, है ना। और ये सबको समान रूप से उपलब्ध होता है, वोटिंग अधिकार सबको उपलब्ध होते हैं। और जो भी संविधान ने, है ना, जो कानून बनाए हैं, जो बुनियादी कानून है उसके हिसाब से ही वहां के नागरिक और वहां की सरकारें चलती हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक नया टॉपिक है भाई। अब नया टॉपिक क्या है सर, लोकतंत्र के विरोध में तर्क। लोकतंत्र के विरोध में तर्क मतलब लोकतंत्र में कमियां क्या क्या है। अब देखो हर चीज की कमियां होती है। मैं बोलता हूं कि लोकतंत्र माना मैंने कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एक सबसे अच्छी सरकार आप बोल सकते हो कि एक जो किसी भी देश को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक सरकार शायद सबसे बेस्ट तो नहीं है, सबसे उम्दा तो नहीं है। लेकिन भाई फिर भी लोगों ने क्यों अपनाया इसको, तो थोड़ा सा हम इसके विरोध में तर्क देखते हैं क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात क्या है कि भाई नेतृत्व बदलने से अस्थिरता रहती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं सर, हर 5 साल बाद जो है चुनाव होते हैं। और आप देखोगे कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो भाई सरकारें भी बदल जाती हैं। तो होता क्या है कि देखो अब एक सरकार है तो चीजें जो है स्टेबल रहती हैं, है ना। कम से कम एक सरकार 10 से 15 साल रहती है तब वो अपना काम दिखा पाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अब इसमें स्थिरता बहुत बदलती रहती है कि आप देखोगे कि सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, हर 5 साल बाद चुनाव रह रहे हैं, तो मे बी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, अगर हम बात करें यहां पर होता क्या है, यहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, हर पार्टी को जीतना है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में हर कोई खड़ा हो सकता है सर, सबको जीतना है। इससे होता क्या है भाई, इससे होता यह है कि यहां पर नैतिकता की अपेक्षा तो नहीं होती, बिल्कुल भी मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। पार्टियां जो होती हैं हर एक तरीके के हथकंडे अपनाती हैं कि वो जीत जाएं। साम दाम दंड भेद, मतलब कुछ भी करेंगे वो बेईमानी करेंगे, मर्डर करेंगे, गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, हर एक चीज करेंगे।
ठीक है ना। लोकतंत्र में जो है आप देखोगे कई लोगों से सहमति लेनी होती है, इसलिए निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी निर्णय लिया जाता है वो अच्छा लिया जाता है, लेकिन उसको लेने में समय बहुत लगता है। आप देखोगे हमारे लोकतंत्र, हमारे आप बोल सकते हो कि हमारा जो क्या बोलते हैं, ये हमारा जो संसद है, इसमें पता नहीं कितने बिल अटके हुए हैं, उन पर निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। तो भले ही निर्णय लिए जाते हैं, समय लगता है, अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं, उनको लेने में समय बहुत लगता है। क्लियर हुआ? अच्छा, और क्या भाई, अब जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि जो है, चुने हुए प्रतिनिधि इस बात से अनजान हो सकते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। हाँ, उन्हें नहीं पता होता भाई, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, घर पे आते हैं वोट मांगने के लिए कि भैया हमको वोट दे दो, तुम्हारे घर की सड़क बनवा। और उन्हें नहीं पता एक्चुअली में इतनी बड़ी जनता है, मास जनता है, अब उनकी क्या क्या डिमांडें हैं, हो सकता है वो उस बात से अनजान हो, है ना। और कई बार क्या होता है, कई बार इसमें वो जो है गलत फैसले भी ले लेते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे चुनावी प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा, हर किसी को जीतना है, तो इससे भ्रष्टाचार बहुत होता है। आपने देखा होगा जब ये प्रतिस्पर्धा होती है, जब कोई भी चुनाव वगैरह आने वाले होते हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है ना, शराबें वगैरह बिकने लगती है, पैसा वगैरह बांटे जाते हैं, है ना, गुंडागर्दी चलती है, ये सब चलती है। अच्छा, याद रखना, साधारण लोग जो है शायद पूरे समुदाय की भलाई के बारे में समझ ना पाए, इसलिए उन्हें लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। अब सिंपल देखो, अब होता क्या, साधारण जो लोग हैं, अब जैसा मैं साधारण लोग मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो बहुत स्पेशल हो। अब जैसे तुम गांव में जाओगे, अब गांव में क्या ही मत, तुम गांव में किसी व्यक्ति से पूछो जो अनपढ़ है, जो वोट डालता है, अब उसको कुछ पता है, तुम बताओ, उसको कुछ पता है लोकतंत्र के बारे में? उसको तो पता है कि फलानी पार्टी को वोट देना, भैया हम तो फलानी पार्टी को वोट देंगे, बस क्यों देंगे कि हमारी क्या बोलते हैं उसको, बिरादरी, हाँ थोड़ा भूल गया था, कि देखो ऐसा है कि वो हमारे बिरादरी के हैं तो हम उनको ही वोट देंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता भाई, वो साधारण लोग हैं, वो लोकतंत्र है, क्या करना है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कोई पार्टी जो है वो काम करा रही या नहीं करा रही, वो जाति के नाम पर, उन सब के नाम पर जो है वोट दे देते हैं। उनको नहीं पता होता क्या करना है ना, क्या प्रॉपर तरीके से उनको लोकतंत्र का मतलब नहीं पता, है ना। तो यहां पर उसी चीज के बारे में जो बात की गई है, यह अब यहां पर देखो, यह भी सच है कि लोकतंत्र में नेतृत्व में लगातार बदलाव होते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लोकतंत्र की अगर हम बात करें, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, 5 साल बाद चुनाव होते रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि कोई भी सरकार जो होती है वो कुशलता पूर्वक जो है कार्य नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि 5 साल ही मिल पाते हैं उसे। अच्छा कार्य करवाएगी तो जीतेगी दोबारा, नो डाउट जीतेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई, जनता भी कम नहीं है, ठीक है, जनता भी कम नहीं है, कई बार सरकार कुछ करवाना भी चाहती है, तो तब तक वो 5 साल गुजर जाते हैं और कोई दूसरी सरकार आ जाती है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या क्या है, लोकतंत्र क्यों अच्छी है, क्यों बेहतरीन है। तो सबसे पहले तुम्हें ना उदाहरण दिया गया है सर। अब यहां पर ऐसा बोला गया है कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना, सबसे बेहतरीन सरकार क्यों है? क्योंकि ये सरकार जो है बेटा जवाबदेह होती है। अब यहां पे एक उदाहरण दिया गया, बुक में पढ़ लेना, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि 1958 से 61 तक अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल आया था। कहां पर सर आया था? तो चीन में आया था। और लगभग आप देखोगे चीन में जब अकाल आया था तो चीन की हालत उस टाइम बहुत खराब थी, 3 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस अकाल का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। और आप देखोगे हमारे जो अर्थशास्त्री थे और जो भी अलग अलग लोग थे, उन्होंने जनता के बारे में पहले सोचा, और आप देखोगे यह अकाल भारत में नहीं आ पाया। क्लियर हुआ ना? अच्छा, तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर हुआ क्या था उस टाइम पर, जो हमारे भारत की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन्होंने खाद्यान्न पदार्थ जो होते हैं, खाने की जो चीजें होती हैं, उसमें कमी नहीं आने दी, है ना। और कमी भी अगर थी तो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया करी कि भाई जो चीनी लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। हमारी जनता ने, हमारी सरकार ने पहले लोगों के बारे में सोचा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? और हमारे यहां पर क्या होता, अगर वहां पर ऐसा होता तो सरकार अगला चुनाव हार भी जाती कि सरकार ये नहीं कर पाई। तो सरकार हमेशा क्या होती, जवाबदेही होती है। मान के चलो ये सेम सीन अगर भारत में हुआ होता, भारत में अकाल आया होता, लोग बहुत मरे होते, तो बेटा सरकार पलट जाती, सरकार गिर जाती। 3 करोड़ लोग मरे होते ना, और सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो सरकार को जवाब देना पड़ता। क्लियर हुआ ना? लेकिन चीनी सरकार ने क्या किया, चीनी सरकार में क्योंकि चीनी जो लोग हैं, क्योंकि चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है, तो चीनी सरकार ने इस चीज को बहुत हल्के में लिया। अच्छा, लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होने के कारण जो है अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बहुत बेहतर सरकार होती है। क्लियर हुआ ना? क्यों? क्योंकि इसको जवाब देना होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया, चीन ने कोई जवाब नहीं दिया भाई, उनके 3 करोड़ लोग मरे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर भारत में ये होता तो सरकार पलट जाती। क्लियर हुआ ना? चलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई लोगों से परामर्श लिया जाता है। आप देखोगे कोई भी अगर बिल पास होता है तो आप देखोगे प्रॉपर चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, है ना, हमारी जो संसद है उसमें प्रॉपर बहस होती है। आपने देखा होगा टीवी पे प्रॉपर बहस होती है। उसके बाद जो है निर्णय इस चीज को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है कि सारी जनता का भला हो। तो भले ही निर्णय लेने में दिक्कत होती है,
भले ही निर्णय लेने में देर होती है, दिक्कत नहीं होती, देर होती है, बट फिर भी जो निर्णय लिया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, हमेशा याद रखना, लोकतंत्र में विवादों को, मतभेदों को सुलझाने के लिए हमेशा क्या होते हैं, हमेशा आप देखोगे कि तरीके मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, इससे मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। क्योंकि भारत जो है एक बहुत ज्यादा विशाल देश है ना, विविधतापूर्ण देश है। पॉपुलेशन के मामले में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में होता क्या है, बहुत सारी, क्योंकि इतनी सारी विविधताएं हैं, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग मिलते हैं, तो यहां पर होता क्या है, यहां हो सकता है कि सामाजिक मतभेद हो जाए, तनाव हो जाए। लेकिन आप देखोगे कि हमें इन तनाव, इन मतभेदों को निपटाने के लिए आप देखोगे लोकतंत्र से बेहतरीन कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोकतंत्र में विविधताएं बहुत ज्यादा। आप देखोगे ना, लोकतंत्र में अगर मैं बात करूं, हम लोकसभा की, राज्यसभा की, हम संसद की बात करें, जो जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है वो हर एक दल से आते हैं, हर एक समुदाय से, कुछ हर एक समुदाय का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो हर एक समुदाय का। तो आप देखोगे कि इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी, है ना, हमारे देश में शांति है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की वजह से। कोई दूसरी सरकार होती तो शायद दंगे वगैरह या फिर गृहयुद्ध हो गया होता। लोकतंत्र लोगों को मूलभूत अधिकार देता है और इस तरह से लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा होगा, सब गलत हो गया, कोई नहीं। क्योंकि हमारा संविधान है वो कुछ मौलिक अधिकार दे रहा है। हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान देखने को मिलेगा, और इस संविधान में आप देखोगे मूलभूत अधिकार भी दिए जाते हैं और सरकार पर लगाम भी लगाई जाती है। तो इससे होता क्या है, लोगों का आत्मसम्मान जो है बना रहता है। फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? या नहीं? फटाफट से बताओ। और हमेशा याद रखना कि भाई लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारने का हमेशा मौका मिलता है। भाई अगर सरकार कुछ काम कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, तो भैया 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, हरा दो उनको, ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र में अपनी गलतियां हमेशा सुधार सकते हो। और इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि भले ही, है ना, भले ही लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सर्वोत्तम है ना, सर्वोत्तम सरकार बनाने का स्वरूप है। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बता दो। तो भाई इस अध्याय में आपने क्या जाना है? इस अध्याय में आप यही देखोगे कि भले ही, अगर मैं पूरे इसकी बात करूं, समरी पढ़ लेना, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। भले ही लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश था, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे तो आप यही पाओगे कि भले ही लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? यहां पर हर चीज का सबको साथ लेके चला जाता है, सरकार जवाबदेही होती है, और ये सरकार बनाने के मामले में सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है। तो आई होप आपको क्यों डेमोक्रेसी हम अपनाते हैं, क्यों ज्यादातर हमारे भारत देश या फिर दुनिया के दूसरे जो देश हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को ही अपनाया, इसका कारण जो है आपको मिल गया होगा, परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? तो लोकतंत्र की जो साधारण सी परिभाषा है उससे हटके आपको आज कुछ जो है सीखने को मिला कि भैया एक नॉर्मल परिभाषा जो होती है उसको समझने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो देश है, फलाना देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है ना? तो बहुत ही खूबसूरत सरकार है, हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सबको बराबर अधिकार दिए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर इसका अंत हुआ। आई होप आपको चैप्टर जो है बहुत पसंद आया होगा। तो एक काम करते हैं, हम एंड करते हैं इस क्लास को। अगली क्लास में मैं एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, शायद अगली क्लास में मैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है? बाकी ये चैप्टर अगर पसंद आया हो तो, है ना, बता देना यार, ठीक है? तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।